आज का पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में है। रिसेंटली S&P ग्लोबल ने परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इशू की और अकॉर्डिंग टू परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हमारा प्रोडक्शन सेक्टर बहुत इम्प्रेसिव है। इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्ट दिख रही है हमारे इकोनॉमी की 62.3, जो ये दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। ये एक सर्वे बेस्ड मेज़र है। आप ये देख लीजिए, ये सर्वे बेस्ड है, मतलब इसमें सर्वे किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स का, और ये बिजनेस कंडीशन बताती है करंट और फ्यूचर की किसी भी इंडस्ट्री की। ठीक है, इससे पता चलता है कि किसी कंपनी में जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं और इन्वेस्टर हैं, वो किस टाइप के हैं। क्योंकि जिस कंपनी की परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स या फिर किसी कंट्री की परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अच्छी होगी तो उससे पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में बहुत ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर एक मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा है जो यूपीएससी पूछ सकता है। ये कैलकुलेट करता है सेपरेटली, किसको, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और सर्विस सेक्टर को, और इसके नंबर जो होता है 0 से 100 तक होता है। अगर पीएमआई 50 से ऊपर जाती है तो एक्सपेंशन को इंडिकेट करती है। एक्सपेंशन को इंडिकेट करने का मतलब है कि इससे डायरेक्टली पता चलता है कि हमारी इकॉनमी ग्रोथ कर रही है। और अगर ये 50 से नीचे जाती है, कभी कभी ये 50 से बिलो चली जाए, तो हमारी इकॉनमी, इससे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमारी इकॉनमी में। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। हमने जाना कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स किसके द्वारा दी जाती है और कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में अलग अलग कैलकुलेट की जाती है और करंट फ्यूचर बिजनेस कंडीशन बताती। ठीक है, अगला आर्टिकल प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में है। प्रधानमंत्री जीवन योजना की फुल फॉर्म जैव ईंधन, आप देख सकते हैं, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। मतलब इस योजना का पूरा नाम जैव ईंधन को बल देने पर दिया गया है कि जैव ईंधन को और वातावरण के अनुकूल जो फसल होगी उससे अवशेष जो मिलेंगे उसके यूज़ का इथेनॉल बनाने में किया जाएगा। ठीक है, उसका यूज़ इथेनॉल बनाने में किया जाएगा। तो आगे हम देख लेते हैं। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2019 में और इसका मेन फोकस है इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स फॉर सेकेंड जनरेशन इथेनॉल यूजिंग लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीड स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि कैसे इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हमें बायो इथेनॉल को प्रमोट करना, और बायो इथेनॉल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बायो इथेनॉल सेकेंड जनरेशन का। अभी हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में क्या फ़र्क है। इथेनॉल के ये टाइप हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन जो इथेनॉल है वो फूड प्रोडक्ट से बनता था, जैसे तुम्हारे मक्का से बनता था। ठीक है, मक्का से बनता था, एप्पल से बनता था, इन सब चीज़ों से बनता था, गन्ने के रस से बनता था। मगर सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो फूड वेस्ट से बनता है, जैसे तुम्हारा मोलेसिस का बचा हुआ पार्ट हो गया, जैसे तुम्हारा एप्पल का बचा हुआ पार्ट हो गया। तो ऑर्गेनिक जो वेस्ट बच जाता है, जो हम फेंक देते हैं, उससे ये बनता है। आगे जानते हैं हम इसके बारे में। अब यही बात, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पर प्रोजेक्ट के लिए जो ये है, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ रुपीस की असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने सेकेंड जनरेशन इथेनॉल फ्यूल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 150 करोड़ की असिस्टेंट मिलेगी। और अगर डिमॉन्स्ट्रेशन है, प्रोजेक्ट आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हो कि हाँ ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए 15 करोड़ मिल जाएंगे। मतलब आपने एक फ़ाइल सबमिट की और आप दिखाना चाहते हैं गवर्नमेंट को, हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है इसको हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना, 15 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बिजनेस सेक्टर में। तो गवर्नमेंट इस तरह से हेल्प प्रोवाइड करवाती है। अब की बेनिफिट स्टेट कौन कौन से हैं, जैसे पंजाब हो गया नॉर्थ में, हरियाणा नॉर्थ में हो गया, उड़ीसा ईस्ट में हो गया, आसाम नॉर्थ ईस्ट में हो गया, कर्नाटका साउथ में हो गया, आंध्रा साउथ में हो गया।
अब वही बात यहाँ पर फिर से बताई गई है कि इन्हेंस बायो इथेनॉल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जनरेशन। देखो फर्स्ट जनरेशन जो होती थी जिससे इथेनॉल बनता था उसको एडिबल बायोमास कहते थे, जैसे शुगर हो गई, बीट हो गई, शुगर केन हो गई, वीट हो गई, कॉर्न हो गया, मैंने बताई आपको। और जो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल है वो नॉन एडिबल बायोमास से बनते हैं, जैसे वुड हो गई, स्ट्रॉ हो गई, ग्रास हो गया, वेस्ट हो गया। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल एल्गी से बनते हैं, एल्गी तो आपको पता ही है, हर कहीं एल्गी आप देख सकते हैं। और फोर्थ जनरेशन ब्रेक थ्रू है, ये पायरोलिसिस, सोलर टू फ्यूल इंजीनियरिंग एल्गी, मतलब ये एक बहुत ब्रेक थ्रू होगा, इससे हम बहुत ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं पायरोलिसिस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में जाना, किस मिनिस्ट्री ने की, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना आपके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी सन में लॉन्च हुई, ये इंपॉर्टेंट है। और किस जनरेशन के प्रोडक्ट को ये प्रमोट कर रहा है, तो यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है पलाऊ सेमकाकू आइलैंड, मतलब ये जो पिक्चर है द हिंदू में आई है, और सेमकाकू आइलैंड आपसे पूछ सकता है किसका पार्ट है और ये कहाँ पर स्थित है। तो आप ये देखिए, ये रहा सेमाकाऊ आइलैंड, ये सिंगापुर का पार्ट है। तो इसमें ये पिक्चर बता रही है कि कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एस को इंसिनरेटेड गार्बेज। अब आपको ये पता होना चाहिए इंसिनरेशन क्या होता है, ठीक है। इंसिनरेशन क्या होता है आप ये जान लीजिए, कोई भी सॉलिड वेस्ट को जब हम ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर पर जलाते हैं तो ऐश प्रोड्यूस होती है। इसमें एक ही चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का यूज़ है, इसमें ऑक्सीजन कभी कभी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस लेवल में भी क्वेश्चन आते हैं, क्या ऑक्सीजन का यूज़ होता है इसमें इंसिनरेशन में, तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला आर्टिकल रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। अभी क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ एनिवर्सरी थी 7 अगस्त को, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था और डेथ इनकी 1941 में हुई। तो हम इसमें जान लेते हैं पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में, गीतांजलि जो इनका वर्क है पोइट्री और प्रोज का, उसके लिए। नेशनल एंथम इन्होंने लिखा इंडिया और बांग्लादेश का। इंडिया के बांग्लादेश का एंथम, इंडिया के एंथम का क्या नाम है, जनगण मन, और बांग्लादेश के हमार सोनार बंगला, ठीक है। हमार सोनार बंगला का उत्पन्न जो हुआ था ये 1905 जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे हुआ था, तो बांग्लादेश ने इसे अडॉप्ट किया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है कि कहाँ पर इन्होंने जनगण मन को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1919 में। तो मदनापल्ले एक जगह डिस्ट्रिक्ट है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में मदनापल्ले एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने आंध्र प्रदेश में उसको वहाँ पर ट्रांसलेट किया। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप सोच सकते हैं यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि हम ये नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं पूछता, नहीं। जो चीज़ न्यूज़ में है, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना पड़ेगी। 1915 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली ब्रिटिश किंग जॉर्ज V के द्वारा, और 1919 में इन्होंने रिनाउंस कर दी ड्यू टू जलियांवाला मासाकर। क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला मासाकर हुआ। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर दोनों डॉक्टर थे, उनके विरोध में उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो वहाँ पर जलियांवाला कांड में बहुत सारे लोग मरवा दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, बहुत अफसोस में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और उनका विरोध किया। तो यही बात यहाँ पर बताई गई। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर लोग महात्मा गांधी तो करते रहते हैं मगर उन्हें पता ही नहीं होता है कि महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी।
स्टेबलाइज की विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में, और बर्ड रिलीजियन की जो वर्ल्ड पार्लियामेंट हुई थी 1929 और 1937 में, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। अब ये एक्सप्लेन दिया कि 9 मई 1861 को उनका बर्थ हुआ, ठीक है, और फिर 7 में कलकत्ता में, और उनकी जो डेथ हुई वो डेथ देख लेते हैं हम 7 अगस्त 1941 में। ये इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए ये आर्टिकल चर्चा में। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन। अब मैं आपसे कह रहा था ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर मदना पल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश के रेफरेंस में ये बात की गई है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहला स्टेटमेंट क्या, पिंगाली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हेयर। कंफ्यूज कर दिया, देखो आंध्र प्रदेश के थे पिंगाली वेंकैया, तो ये कह रहा है कि इन्होंने ट्राई कलर फ्लैग का डिज़ाइन किया था। पत्ता भाई सीतारमैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। मैडम बलावत स्काई और कोलोनत ऑलेट सेट हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर तमिलनाडु में था, यहाँ नहीं था। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है देखो यहाँ करेक्ट। कितना हार्ड क्वेश्चन है ये, एक्चुअली मेरे एंड से हार्ड है, क्योंकि कोई बच्चा इतना ध्यान नहीं देता है कि नेशनल एंथम का बंगाली में ट्रांसलेशन टू इंग्लिश में यहाँ पर हुआ था। ये हमने जान लिया मदना पल्ले आंध्र प्रदेश के बारे में। अब हम थोड़ा सा रविन्द्रनाथ टैगोर के और जान लेते हैं कि कैसे जन्म हुआ और कहाँ जन्म हुआ। इनका जन्म कलकत्ता में, जिन्होंने 7th में लिखा है, मुझे यहाँ पर कन्फ्यूज़न है या 9th में है या 7th में, 1861 में हुआ। और इनको गुरुदेव और कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से इन्हें जाना जाता था। इनके आउटस्टैंडिंग क्रिएटिविटी के लिए हेल्ड किया गया W.B. येट्स के द्वारा, ठीक है। इन्होंने लिटरेचर और बहुत सारे नॉवलिस्ट और पेंटिंग वगैरह के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। देख लो, बंगाली पोएट थे, नॉवलिस्ट थे एंड पेंटर थे। ये चीज़ आप देख सकते हैं। ही वॉज अ गुड फ्रेंड, महात्मा गांधी के अच्छे दोस्त थे, और महात्मा की उपाधि अभी हमने पढ़ाई कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जोर देते थे, और इन्होंने डाइवर्सिटी से रिलेटेड और नेशनलिज्म से रिलेटेड एक बुक भी लिखी है, बहुत पतली 15 पेजेस की बुक है, मतलब ऐसे टाइप में है, बहुत अच्छा है वो, कि कैसे नेशनलिज्म के ऊपर है। एक्चुअली वो जो बुक है वो नेशनलिज्म के ऊपर 15 पेज का ऐसे है। आप नेशनलिज्म के ऊपर देख सकते हैं कि कैसे नेशनलिज्म की इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरी है किसी नेशन में होना, ठीक है। अब इन्होंने वही बात फिर से बता दी गई कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन में 1929 और 1937 में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इन्होंने कंपोज किए 2000 सॉन्ग अप्रॉक्स, और इनका म्यूज़िक आर कॉल्ड रविंद्र संगीत, क्योंकि ये सॉन्ग में म्यूज़िक वगैरह भी होता था, तो उसे रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता था। आगे बात बताई गई है कि इनके वर्क क्या क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए इनके वर्क क्या क्या हैं। गीतांजलि है, घरे भरे गोरा, मानसी, बालका, सोनार तोरी, एकला चलो रे बहुत फेमस हुआ था, एकला चलो रे। फर्स्ट पोएम जो 16 साल की उम्र में इन्होंने लिखी, उसका नाम भानु सिम्हा था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। जैसा कि लास्ट पॉइंट बताया गया कि नेशनल एंथम इंडिया बांग्लादेश के लिए लिखाई सिलोनलीज स्टूडेंट भी इनसे इंस्पायर हुए, और उन्होंने अपना नेशनल एंथम श्रीलंका में बनाया। अब डेथ इनकी जो 7 अगस्त 1941 इन कलकत्ता में हो गई। कलकत्ता में ही जन्मे थे, कलकत्ता में ही डेथ हो गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए चर्चा में है, क्योंकि 7 अगस्त अभी रिसेंटली निकला है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हमने इतनी इन्फॉर्मेशन जानी। अभी GST से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। क्या हुआ है, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा GST अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं बनाया जा सका। ये GST अपीलेट ट्रिब्यूनल सिटीजन सेंट्रिक होगा। बहुत सारी अपील्स पेंडिंग हैं, उनको जो देखो 14,000 अपील पेंडिंग है। इस 14,000 अपील को पेंडिंग अपील को सॉल्व करेगा, यही सब चीज़ बताई गई। तो GST अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है एक्चुअली सेक्शन 109 GST एक्ट 2017 में दिया गया। मतलब ये एक स्टेचुटरी बॉडी होगी, आप इसे स्टेचुटरी बॉडी कह सकते हैं, कि
किसी एक्ट से ये निकली है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाएगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल का आप जानते हैं जहाँ पर अपील की जा सके, अपीलेट ट्रिब्यूनल स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी होगी, रिजॉल्व करेगी डिस्प्यूट को और अपील्स के, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित होगा और स्टेट लेवल पर बहुत सारी इसकी सब्सिडरीज बॉडीज बनाई जाएंगी, ठीक है। आगे आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, थाईलैंड मतलब कंबोडिया से रिलेटेड आर्टिकल है। कंबोडिया में रिसेंटली क्या हुआ है कि वहाँ के राजा ने नए पीएम को नियुक्त कर दिया है, क्योंकि वहाँ के राजा नियुक्त करता होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, मतलब वहाँ पर थियोलॉजी बेस्ड सोसाइटी होगी। तो हम यहाँ देख लेते हैं पहले कंबोडिया का मैप। कंबोडिया का मैप आप देखिए, वर्ल्ड मैप में कंबोडिया जो है वो उसके इर्द गिर्द जो बॉर्डर मिलते हैं उसमें थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है और ये यहाँ पर साउथ चाइना सी है और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड अभी हम ऊपर देखेंगे। तो ये चीज़ है, इसकी कैपिटल जो है फेनोम फेन है, ये सब याद रखना आप। ये जो मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कभी कभी जो कंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होती है उसके मैप में इर्द गिर्द की रिवर पूछ लेता है, इर्द गिर्द की कंट्रीज़ पूछ लेता है। तो आगे हम देखते हैं, हमने देखा कि कंबोडिया है, कंबोडिया के जो नॉर्थ वेस्ट में है वो थाईलैंड है, नॉर्थ में लाओस है, वियतनाम है ईस्ट में और साउथ में गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी कैपिटल दो रिवर के जॉइंट पर है, फेनोम फेन और मेकोंग रिवर। अब आप देखिए मेकोंग, आप कहते हैं ना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है मैप देखना, आप मैप देखो। मेकोंग रिवर चाइना से चलती है और थाईलैंड लाओस के बीच बॉर्डर बनाती हुई लाओस में एंट्री करती हुई और ये कंबोडिया में जाती है और कंबोडिया के बाद यहाँ नहीं गिरती है गल्फ ऑफ थाईलैंड में, ये वियतनाम में करती है। यूपी पीसीएस में इस पर एक क्वेश्चन आया था, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि बताइए कि मेकोंग रिवर जो डेल्टा बनाती है वो गल्फ ऑफ थाईलैंड में बनाती है और जो कंबोडिया का मुहाना है वहीं गलत हो गया, ये साउथ चाइना सी में गिरती है जो कि वियतनाम में। यहाँ से हमारी एक क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया, ये चीज़ हमने यहाँ पर जानी। अगला आर्टिकल रेड सी से रिलेटेड है। ईरान और अमेरिका में रेड सी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वार इमर्ज हो रही है, मतलब कोल्ड वार टाइप में इमर्ज हो रही है। तो हम रेड सी की लोकेशन देख लेते हैं। रेड सी देखो, आप रेड सी देखेंगे तो ये सोमालिया और जिबूती और ये इर्टिया के मुहाने पर है। ये देखो रेड सी है, इसका बॉर्डर जो है रेड सी का बॉर्डर एशिया में सऊदी अरेबिया से मिल रहा है और अफ्रीका में इजिप्ट से और बहुत सारी कंट्रियों से मिल रहा है, इर्टिया से मिल रहा है, इजिप्ट से मिल रहा है, ठीक है, सूडान से मिल रहा है, ये सूडान है, ये सूडान है, इन्होंने लिखा नहीं है, ये सूडान से मिल रहा है, सूडान से मिल रहा है। ये गल्फ ऑफ अक्वा है, ये वाली गल्फ ऑफ अक्वा है, ये गल्फ ऑफ सुएज़ है, ये सुएज़ कनाल है, ये मेडिटेरियन सी है, ये जॉर्डन सी है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में, और ये दमस्कस है सीरिया की राजधानी, ये लेबनान है। रिसेंटली हमने लेबनान के बारे में डिस्कस किया। तो मैप को आपको थारोली देखना पड़ेगा रेड सी का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक मैंने की नहीं बताई, ये स्ट्रेट है बाब अल मंदाब। बाब अल मंदाब बहुत चर्चा में रहती है क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के जहाज़ को ईरान के लोगों ने, ईरान के कोस्ट गार्ड ने रोक लिया था। तो ये बाब अल मंदाब है। इंडिया ने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, यहाँ से इंडिया ने अपने वेसल को निकाला था, गल्फ ऑफ एदन से होते हुए इंडिया में आ गए थे, ठीक है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर को हमें पढ़ना है थारोली। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अच्छे से सुनिए और जो शॉर्ट नोट्स आप निकाल सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए।